अंतरिक्ष तकनीक उपग्रह सैटेलाइट क्या है? उपग्रह एक ऐसा माध्यम वस्तु होती है जिसे पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में अथवा भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है, जो या तो संचार संबंधी सुविधाएं प्रदान करते हैं अथवा पृथ्वी के आंकड़ों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। उपग्रह अपनी प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह और संचार उपग्रह। सुदूर संवेदी उपग्रह, इसमें इस उपग्रह को सुदूर संवेदी इसलिए कहा जाता है, सुदूर अर्थात बहुत दूर से, रिमोट यानी पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई से रह करके यह उपग्रह पृथ्वी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। तो इतनी अधिक ऊंचाई या दूरी से पृथ्वी के आंकड़े प्रदान करने के कारण इसको सुदूर संवेदी उपग्रह कहा गया है। यह उपग्रह हमेशा पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित ध्रुवीय कक्षा में ही स्थापित किए जाते हैं। इस ध्रुवीय कक्षा में ही क्यों स्थापित किए जाते हैं? इसका कारण यह है कि इसी कक्षा में अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति इस उपग्रह के अनुकूल होती है। और दूसरा कारण यह है कि इस कक्षा में इस सुदूर संवेदी उपग्रह का रोटेशन पीरियड, घूर्णन काल 2 घंटे होता है, अर्थात 2 घंटे में यह उपग्रह अपनी एक्सिस पर घूम जाता है, जबकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है। अर्थात इस उपग्रह का घूर्णन काल पृथ्वी से लगभग 12 गुना अधिक होता है और हर 2 घंटे में यह अपनी एक्सिस पर घूमते हुए इसके नीचे से गुजरने वाले राज्य क्षेत्र के संबंध में पूरी की पूरी जानकारी है प्राप्त कर लेता है। किंतु अधिक घूर्णन काल होने के कारण सुदूर संवेदी उपग्रह का जीवन काल घट जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इतनी तीव्र गति से रोटेट करने के कारण इसमें जो ईंधन भरा जाता है वह ईंधन या ऊर्जा जल्दी से समाप्त हो जाती है और उसके समाप्त होते ही उपग्रह का जीवन काल घट जाता है। और सुदूर संवेदी उपग्रह को इतने तीव्र वेग से इसलिए घुमाया जाता है क्योंकि यह पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जा रहा है, तो ध्रुवीय कक्षा तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होता है। अतः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को कम करने के लिए, उसे अप्रभावी बनाने के लिए उपग्रह का रोटेशन पीरियड, घूर्णन काल अधिक रखा जाता है। इसके पीछे भौतिकी के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत कार्य कर रहे हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह की संरचना, यानी उपग्रह को जब ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाता है तब ये काम कैसे करता है और इसकी संरचना में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। उपग्रह के भीतर विभिन्न प्रकार के उपकरणों को रखा जाता है जिनसे मिलकर के इसकी संरचना बनती है, जैसे लिस एक कैमरा होता है, लीनियर इमेज सेल्फ स्कैनिंग कैमरा, यह अपने आप ही ऊपर से पृथ्वी की सतह का फोटो खींचता रहता है। पैनक्रोमेटिक कैमरा, यह भी एक कैमरा है, उच्च शक्तिशाली कैमरा होता है जिसके माध्यम से यह अपने पृथ्वी के संबंध में विभिन्न प्रकार की संवेदी सूचनाएं प्राप्त करता है। VNIR विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड रीजन वाइड फील्ड रेंज सेंसर, यानी एक उच्च गति का, उच्च शक्तिशाली एक सेंसर का भी प्रयोग इसमें किया जाता है और यह बहुत ऊंचाई से ही पृथ्वी की सतह पर विभिन्न वस्तुओं, ऑब्जेक्ट को सेंस कर लेता है, संवेदना प्राप्त कर लेता है, महसूस कर लेता है, फिर उन्हें चित्रों के रूप में, आंकड़ों के रूप में नीचे पृथ्वी पर प्रकाशित कर देता है और फिर उनका अध्ययन करके हम राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में उन आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह का सिद्धांत, ये उपग्रह कार्य कैसे करता है? सुदूर संवेदी उपग्रह अवरक्त किरणों के सिद्धांत पर आधारित है, इंफ्रारेड रेज, यानी इस उपग्रह में अवरक्त किरणें भरी जाती हैं एक विशेष प्रकार के यंत्र में या कैमरे में। इन्हीं किरणों का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि अवरक्त किरणों की तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होती है और तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होने से इन किरणों की भेदन क्षमता काफी अधिक हो जाती है और भेदन क्षमता अधिक हो जाने के कारण यह पृथ्वी की किसी भी वस्तु को 1000 किलोमीटर की ऊंचाई से भेद करके सेंस कर लेता है, उसके संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। यद्यपि वर्तमान में सुदूर संवेदी उपग्रहों में अब सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग भी किया जा रहा है, किंतु मुख्यतः सुदूर संवेदी उपग्रह अवरक्त किरणों के सिद्धांत के आधार पर ही कार्य करता है, क्योंकि इन किरणों में यह क्षमता है कि बहुत ऊंचाई से ही पृथ्वी के संपर्क में आए बिना ही हर वस्तु से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। सुदूर संवेदी उपग्रहों का डिजाइन और निर्माण भारत स्वयं कर सकता है, यानी अब भारत सुदूर संवेदी उपग्रहों के लिए
विदेशों पर, अमेरिका या यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी पर निर्भर नहीं है। भारत स्वदेशी तकनीक क्षमता से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, सुदूर संवेदी उपग्रहों को पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाता है और इन उपग्रहों का प्रक्षेपण भारत के स्वदेशी रॉकेट PSLV के माध्यम से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सार केंद्र से किया जाता है। अर्थात सुदूर संवेदी उपग्रहों के डिजाइन, निर्माण में और इन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने में भारत स्वयं काफी सक्षम राष्ट्र है। इसके लिए हमें बिल्कुल भी विदेशों पर निर्भर रहना नहीं होता है और इस रूप में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होती है। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग यानी पेलोड या भार, यानी अंतरिक्ष की भाषा में पेलोड कहा जाता है, इसे भार या वजन, वेट कहा जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का वजन अधिकतम 2 टन तक का हो सकता है, यानी भारत अभी 2 टन भारी सुदूर संवेदी उपग्रहों का डिजाइन, निर्माण कर सकता है, जिनकी हमें आवश्यकता होती है। सुदूर संवेदी उपग्रहों को भारत में IRS कहा जाता है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली। IRS सिस्टम्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत ने जितने भी सुदूर संवेदी उपग्रह अभी तक स्थापित किए 1988 से पहले, उन सभी उपग्रहों को सिस्टमेटिक रूप में, व्यवस्थित रूप में IRS नाम दिया है और भारत की यह IRS प्रणाली सोवियत संघ या रूस के सहयोग से विधिवत रूप में 1988 से आरंभ हुई। भारत में सुदूर संवेदी उपग्रह का विकास कैसे हुआ है? भारत ने अपने सुदूर संवेदी उपग्रह के विकास के लिए सोवियत संघ या रूस से तकनीकी और वित्तीय मदद प्राप्त की, क्योंकि भारत को 1980 के दशक में उपग्रह तकनीक के क्षेत्र में कोई भी जानकारी नहीं थी। यही कारण है कि भारत की IRS प्रणाली या सुदूर संवेदी उपग्रह का विकास सोवियत संघ के सहयोग से हुआ है। सोवियत संघ ने ही हमारे 2 उपग्रह भास्कर फर्स्ट 1979 में, भास्कर सेकंड 1989 में अपने प्रक्षेपण स्थल बैकानूर से और अपने ही रॉकेट इंटरकॉस्मोस के द्वारा इन्हें ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया और दोनों ही उपग्रह पूरी तरह से सफल रहे और इनसे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारत को पहली बार अपने भौगोलिक क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की और फिर आगे जाकर के भारत ने स्वदेशी क्षमता से अपने उपग्रह निर्मित किए और फिर अपने उपग्रहों को अपने ही रॉकेट PSLV के माध्यम से ध्रुवीय कक्षा में सफलतम रूप में प्रक्षेपित किया। अर्थात भारत अब सुदूर संवेदी उपग्रहों के निर्माण, डिजाइन और प्रक्षेपण में पूरी तरह से आत्मनिर्भर राष्ट्र है। अमेरिका की, सोवियत संघ की भारत बिल्कुल भी मदद प्राप्त नहीं करता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का विकास क्यों किया गया है? इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है? सुदूर संवेदी उपग्रह बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है। इसके माध्यम से भारत विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करता है। पहला, भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी भारत एक विशाल राष्ट्र है और इसके भूगोल के बारे में समस्त प्रकार की सूचनाएं हमें सुदूर संवेदी उपग्रह के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। जैसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है, भारत की तटीय रेखा की स्थिति क्या है, समुद्री क्षेत्र में भारत का एक्सक्लूसिव जोन किस सीमा तक है और किन किन राष्ट्रों के साथ हमारी समुद्री सीमा और स्थल सीमा टच करती है। ये समस्त प्रकार की भौगोलिक सूचनाएं हमें सुदूर संवेदी उपग्रह से ही प्राप्त होती हैं। दूसरा, NNRMS की पूर्ति के लिए नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली के विकास हेतु भी भारत ने सुदूर संवेदी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रणाली क्या है? यानी भारत अपने भौगोलिक क्षेत्र में विद्यमान विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का विकास करना चाहता था और उस विकास के लिए हमें सबसे पहले उनकी जानकारी चाहिए। जैसे भारत में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कितना है, दूसरा भारत में वन क्षेत्र कितना है, जलीय संसाधन की स्थिति क्या है, मछली उत्पादन क्षेत्र कितने, खनिज संपदा कितनी है और हमारे पास विभिन्न प्रकार का वनस्पति क्षेत्र किस प्रकार का है। ये सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के आंकड़े हमें सुदूर संवेदी उपग्रह से ही प्राप्त हो सकते थे, इसलिए भारत ने इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया। और जब हमें इस प्रकार के आंकड़े प्राप्त हो गए तब भारत ने इन प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इनके विकासात्मक कार्य आरंभ किए और उसका परिणाम है कि भारत ने प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लिया है। आपदा प्रबंधन प्रणाली, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम,
जब भी कोई प्राकृतिक या मानवीय आपदा घटित होती है तो आपदा के समय हमें विभिन्न प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव अभियान चलाने होते हैं और इन बचाव अभियानों को चलाने के लिए हमें सुदूर संवेदी उपग्रह से आंकड़े प्राप्त होते हैं। जैसे उत्तराखंड में त्रासदी की घटना घटित हुई तो उत्तराखंड के कौन से एरियाज में ये त्रासदी की घटना घटित हुई है, सुदूर संवेदी उपग्रह ने हमको दूर से बताया कि इस वाले क्षेत्र में घटना घटित हुई है और उसके माध्यम से फिर हमने अपना बचाव अभियान आरंभ किया। यानी आपदा प्रबंधन संबंधी समस्त कार्य दुनिया में सुदूर संवेदी उपग्रह के माध्यम से ही किए जाते हैं। प्रतिरक्षा, डिफेंस, चूंकि सुदूर संवेदी उपग्रह किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक सूचना के साथ साथ उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की पूरी जानकारी प्रदान करता है, तो भारत को भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की पूरी जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त हुई है और इसी आधार पर भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा हेतु अपनी सेना को डिप्लॉय किया हुआ है और अपनी प्रतिरक्षात्मक प्रणाली का विकास किया हुआ है। सतत विकास, सुदूर संवेदी उपग्रह निरंतर किसी भी राष्ट्र को उसके भौगोलिक संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान करते रहते हैं और इस प्रकार हम अपने भौगोलिक संसाधनों के बारे में यह जान सकते हैं कितने भौगोलिक संसाधनों को हमने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, यानी उनको रिनोवेट नहीं किया जा सकता और ऐसे कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं जो भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। इस आधार पर हम उनके विकास का, उपभोग का ऐसा तरीका अपनाते हैं जिससे कि उनमें सततता बनी रहे, यानी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर पूरी हो जाएं और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जा सके। इस प्रकार की जानकारी हेतु हम सुदूर संवेदी उपग्रह पर ही पूरी तरह से निर्भर करते हैं। जासूसी संबंधी कार्यों के लिए एस्पियोनेज सिस्टम या स्पाई एक्टिविटी, यानी भारत सुदूर संवेदी उपग्रह के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विभिन्न प्रकार की निगरानी संबंधी कार्य करता है। पाकिस्तान और चीन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस प्रकार की गतिविधियां पूरी की जा रही हैं, उनके बारे में भारत सुदूर संवेदी उपग्रह से जानकारी प्राप्त करता है। भारत ने पहला जासूसी उपग्रह TES टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट के रूप में प्रक्षेपित किया। इसके पश्चात भारत ने विभिन्न प्रकार के जासूसी उपग्रह स्थापित किए हैं। जीपीएस के रूप में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी जीपीएस एक नौवहन प्रणाली है और इसके माध्यम से हम चलती हुई अवस्था में, दौड़ती हुई अवस्था में या परिसंचलनशील अवस्था में, समुद्री क्षेत्र में, वायु क्षेत्र में, सड़क मार्ग पर, रेल मार्ग के माध्यम से अपनी वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी सुदूर संवेदी उपग्रह के आधार पर ही अमेरिका ने अपना जीपीएस प्रणाली गठित की है और भारत ने इसी के आधार पर अपना इरनास या गगन प्रणाली का विकास किया है, जिसे हम आगे अगले टॉपिक में कवर करेंगे।